नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है चर्चा का देश में बढ़ती तेल की कीमतें, और इस पर ही हम जानेंगे इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ एक बैठक की थी, किस पर, बढ़ती तेल कीमतों को लेकर। इसमें देश के जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ये भी उपस्थित थे। तो चलिए जान लेते हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों का देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इसके साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्स की व्यवस्था है या टैक्स का गणित अगर हम कहें तो ये कैसा है। तो ये चर्चा में कैसे आया पूरा टॉपिक, तो चर्चा के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो हम देख लेते हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देश में टैक्स की व्यवस्था कैसी है, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों का नाम लिया है जो वेट को कम नहीं कर रहे हैं, जो वेट टैक्स होता है उसे कम नहीं कर रहे हैं। क्या राजस्व प्राप्तियां हुई हैं, टैक्स व्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां हैं, और इसके हम जो चुनौतियां हैं उसके कुछ समाधान भी यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा में है, आपने इस तरीके के कई आर्टिकल्स देखे होंगे। जब मीटिंग हुई उसके बाद जो प्रधानमंत्री का एक बयान आया था, जब वो राज्यों को समझा रहे थे कि कुछ राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ वेट को कम नहीं किया है, जिससे पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा वृद्धि कर चुकी हैं, जिससे आम जनता पर और देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ रहा है, तेल की कीमतों में वृद्धि क्यों हो रही है। अगर वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें देखी जाएं तो अप्रैल 2021 में $63.4 बैरल थी। हम अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं, पूरे पिछले एक साल की। और अगर हम अप्रैल 2022 की बात करें तो यही कीमत मार्च 2022 में $112.87 प्रति बैरल हो गई है। मतलब आप खुद देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, कहाँ 63 बैरल था और कहाँ 113 बैरल पर ये पहुंच गया। अर्थात कीमतों में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हमारे देश की बात की जाए तो हम हमारी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% कच्चे तेल का आयात करते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है भारत में तो ऑयल प्रोडक्शन होता नहीं है। हम पूरा का पूरा ऑयल जो हमारी ज़रूरत का है 80 से 85% इम्पोर्ट करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी जो अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उन पर पूरी तरीके से निर्भर करती है। ओके, यहाँ पर जो 4 अप्रैल 2022 की अगर हम बात करें तो पेट्रोल के प्राइस आपको दिखाई देंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो नीदरलैंड में प्राइस है। अब आप सोचिए कि नीदरलैंड में इतना प्राइस क्यों? क्योंकि भाई देखिए जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इससे जो संघर्ष चल रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। और जो यूरोपीय कंट्रीज हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ से ऑयल का आयात करती है, तो ये रूस से करती हैं। ओके, तो रूस से इन देशों ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, यूरोपीय देशों ने, जिसमें इन्हें भी क्या करना पड़ रहा है, तेल के जो प्राइस हैं वो इन्हें भी यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं। बढ़ती कीमतें का सामना इन देशों को भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर कंट्री दी गई है और किस देश में 4 अप्रैल तक किस देश में कितना प्राइस रहा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे नीदरलैंड में 192 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और यहाँ भारत बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व में भारत का स्थान 11वें स्थान पर आता है, और भारत से नीचे तुर्की आपको देखने को मिलेगा जहां 98 रुपये लीटर मिल रहा है। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं कि भारत का स्थान अभी भी 11वां है ऑयल किसमें, कीमतों में जो प्राइस बढ़ रहे हैं। और अगर हम डीजल का देखें और इसके साथ ही ब्रिक्स कंट्रीज के साथ आप यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों को कंपेयर करें तो इंडिया का स्थान तीसरा आता है। ओके, ब्राज़ील और चाइना में हमारे यहाँ से भी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़े हुए हैं। रसिया और साउथ अफ्रीका हमसे नीचे, क्योंकि भाई रसिया में तो ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ तो ऑब्वियसली प्राइस क्या होंगे, कम ही होंगे। यहाँ पर आप ये ट्वीट देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो मीटिंग कर रहे थे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, तो उन्होंने कुछ राज्यों का यहाँ पर नाम लिया था, और इसके साथ ही ये कहा था कि वो बायस्ड होकर नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर कुछ राज्य हैं, कौन कौन से, तो उन्होंने बताया महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है। तो आपको पता होगा यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। महाराष्ट्र हुआ, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल,
झारखंड, तमिलनाडु, तो ये कुछ राज्यों के नाम लिए थे जिन्होंने केंद्र सरकार के सजेशन के बाद भी जो वेट टैक्स है इसको रिड्यूस नहीं किया था अपने राज्यों में। तो आप देखेंगे इन्हीं राज्यों में पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्या है, सबसे ज्यादा है अगर पर लीटर की बात की जाए तो। हमारे देश में कैसी है कराधान की व्यवस्था, तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैल्यू एडेड टैक्स दो इंपॉर्टेंट टैक्स होते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ये केंद्र सरकार लेती है, ओके। सकल कर राजस्व, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, सकल कर राजस्व, इंग्लिश में इसे कहा जाएगा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये लगभग लेते हैं 18.4%। और वैल्यू एडेड टैक्स जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वेट, पेट्रोलियम और अल्कोहल, राज्यों के कर राजस्व का लगभग 25 से 30% हिस्सा जो है वो कहाँ से आता है राज्यों के पास, तो पेट्रोलियम और अल्कोहल उत्पादों से ही आता है। और ये राज्य और केंद्र के बीच में बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों को अभी भी पूरी तरीके से जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ओके। तो इस वजह से केंद्र और राज्यों के बीच में इस टैक्स को लेकर क्या होता रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट्स होती रहती है। राजस्व का यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसलिए राज्य अपनी खुद की जरूरतों के हिसाब से वैल्यू एडेड टैक्स को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। अब महाराष्ट्र की अपनी जरूरतें हैं, पश्चिम बंगाल की अपनी जरूरतें, जिसके कारण उन्होंने वेट को कम नहीं किया। लेकिन वहीं आप अगर बीजेपी शासित राज्यों को देखेंगे तो वहां पर वेट में बड़े स्तर पर कमी की गई थी और उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी क्या हैं, कम हुए हैं। अब हाउ स्टेट गेट द रिसोर्स, स्टेट जो होते हैं हमारे जो राज्य होते हैं ये कहाँ से राजस्व या इनके स्रोत प्राप्त करते हैं, तो देखिए स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू का इतना होता है 8% होता है और ग्रांट्स से इनको मिलते हैं 20%। शेयर इन सेंट्रल टैक्स, जो सेंटर के साथ ये टैक्स को शेयर करते हैं उससे राज्यों को 26% रिसोर्स आते हैं। और स्टेट का खुद का अपना जो राजस्व प्राप्ति होती है वो होती है 46%। स्टेट जीएसटी से ये 39% प्राप्त करते हैं और वेट से जो प्राप्त होता है वो होता है 21.5%। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वेट होता है उससे राज्यों को दूसरे नंबर पर बहुत बड़ा रिसोर्स प्राप्त होता है। तो इसीलिए कुछ राज्यों के द्वारा यहाँ पर सेंटर के सजेशन के बाद भी वेट को कम नहीं किया गया था, जिससे इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के प्राइस अभी भी क्या है, ज्यादा हैं। तेल की कीमतें, नवंबर 2021 में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की गई थी, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को घटाया गया था पेट्रोल और डीजल पर, कब, नवंबर 2021 में। यह कमी क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए लीटर पर हुई थी, मतलब पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी आई थी। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वेट में कमी की है वर्तमान में अगर बात की जाए तो। पेट्रोल के लिए, जिसमें सब अधिकतर राज्य कौन से हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, पेट्रोल के लिए 1.80 से 10 लीटर तक की कमी की गई और डीजल में 2 से 7 रुपए तक की कमी की गई है, ओके। 137 दिनों तक इन्हें फ्रीज रखा गया। मार्च से पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि डीजल की कीमतों में 10 रुपए की वृद्धि दर्ज हुई है। मतलब लगातार वृद्धि से पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर बड़े स्तर पर जो परिवहन होता है उसके माध्यम से जिन चीजों का परिवहन होता है, जैसे सब्जी भाजी या आप जो भी कुछ देखें, गुड्स जितने भी है, सर्विसेज जितनी भी है, उनमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है, उनकी कीमतें बढ़ती हैं, जिससे आम जो व्यक्ति है, आम जो जनता है वो प्रभावित होती है सीधे तौर पर। केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करने पर प्रति माह, अब देखिए केंद्र सरकार ने कमी तो कर ली है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में, लेकिन सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, मतलब राजस्व का जो नुकसान है वो केंद्र सरकार को लगभग 8,700 करोड़ का नुकसान हो रहा है। नवंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच इतना नुकसान 8,700 करोड़ का नुकसान केंद्र सरकार को हुआ है। वहीं अगर हम राज्यों की बात करें तो वेट में जिन राज्यों ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो कमी की है उसके बाद उन्हें 15,969 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो राजस्व का नुकसान है ये कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर जो पेट्रोल के प्राइस है, अगर हम अब बात करें 29 अप्रैल 2022 की बात की जाए तो ये लेटेस्ट डाटा है। तो यहाँ पर आप देखिए दिल्ली में वेट कम किया गया है, तो यहाँ पर 105 रुपए आपको पेट्रोल का प्राइस दिखाई देगा। वहीं मुंबई या महाराष्ट्र में पेट्रोल के जो
कीमत है वो कम नहीं की गई है, तो वहाँ देखिए आप 120 रुपये आपको दिखेगा प्रति लीटर। तो यहाँ पर आप डिफरेंट कर सकते हैं कि जहाँ पर प्राइस कम है, जहाँ पर वेट घटाया गया है वहाँ प्राइस कम है, दिल्ली में कम है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ओके, चंडीगढ़ हरियाणा में भी क्या हुआ है, वेट कम किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको पेट्रोल का प्राइस कम दिखाई देगा। और जहाँ पर प्राइस ज़्यादा दिख रहा है आपको, वहाँ पर उन राज्यों की सरकारों ने वेट को घटाया नहीं है। इसी तरह से अगर आप डीजल का प्राइस देखें तो दिल्ली में है 96। ओके, और इसके साथ ही अगर आप कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर है 99, मतलब वेस्ट बंगाल में वेट को कम नहीं किया गया है। तो ये प्राइस में भी आपको डिफरेंट दिखाई देगा। अब हाउ मच टैक्स डू यू पे फॉर 100 ऑफ पेट्रोल, ₹100 का अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो आप किस राज्य को कितना वैल्यू एडेड टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पर आपको स्टेट वाइज ये डाटा दिखाई दे रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ओके, और अगर आप 100 रुपीज़ का पेट्रोल पर लीटर 100 रुपीज़ खरीद रहे हैं तो आप उसमें से 45 रुपीज़ जो है वो क्या दे रहे हैं, आप दे रहे हैं टैक्स। इस 45 में से सेंट्रल टैक्स आपका 29 रुपये होगा और स्टेट के खाते में जाएगा वो 16 रुपये होगा। तो इस तरीके से आप किस राज्य में रह रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि आप पेट्रोल पर लगभग 40 से लेके 45 रुपये आपको टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है। लेकिन वही अगर बात की जाए राजस्थान की तो यहाँ पर आपको 50 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है आपके पेट्रोल का। महाराष्ट्र की बात की जाए तो आपको 52 रुपये टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है। अगर आप 120 रुपये का पेट्रोल खरीदते हैं महाराष्ट्र में 120 रुपये लीटर, तो आपको 52 रुपये वहां पर क्या देना पड़ रहा है, टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है। तो मतलब आप जो प्राइस देते हैं उसका बहुत बड़ा भाग टैक्स के रूप में सरकार के पास जा रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि आपको वैल्यू एडेड टैक्स क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, तो पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस भी कम होंगे। ब्रेकिंग डाउन पेट्रोल एंड डीजल प्राइस, देखिए क्रूड ऑयल के रूप में सभी देशों के द्वारा कच्चे तेल के रूप में से खरीदा जाता है। ओके, उसके बाद जो रहता है आपका क्या होता है, यहाँ पर रिफाइनरीज के पास ये पेट्रोल पहुंचता है। ये पूरी प्रोसेस है कच्चे तेल के। ओके, रिफाइनरीज के पास पहुंचने के बाद जो इसका आयात होता है, किसी देश से ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे, तो उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं। फिर कंपनीज के पास पहुंचता है, कंपनीज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज देती हैं, फिर डीलर के पास पहुंचता है और फाइनली ये हमारे पास पहुंचता है पेट्रोल पंप पर। ओके, तो ये एक प्रोसेस होती है। इसके बीच में एक पूरे कच्चे तेल से एक आम व्यक्ति तक की जब ये पहुंचता है तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस के बाद जब ये पहुंचता है तो इसकी जो कीमत है वो भी बढ़ जाती है। वर्तमान में क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं हमें, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता। देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट डाले, इन्हें मैं समझाऊंगी आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता, तो देखिए जो ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज के द्वारा भी क्या कर दिया गया, जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रूस और यूक्रेन युद्ध। इसकी वजह से जो ये अस्थिरता है, इससे पूरे विश्व में क्या हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़े, क्योंकि रूस ऑयल प्रोडक्शन का एक बड़ा देश है। ओके, ये पूरे यूरोप को क्या करता है भाई, ऑयल देता है, कच्चा तेल देता है, गैस देता है। तो इस वजह से पूरे के पूरे यूरोप में भी क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं, जो अस्थिरता है, ये भी पेट्रोलियम उत्पादों, ये कच्चा तेल है, उसकी कीमतें बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ओके, एक तेल आयातक देश के रूप में भारत पर प्रभाव। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अस्थिरता है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि भाई जब आप एक देश से, आप ऐसे देश है जो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ आयात कर रहा है, तो इससे आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति होगी तो आयातक देश पर प्रभाव पड़ना निश्चित है। इसके साथ ही करंट डेफिसिट अकाउंट जो है वो आपका प्रभावित होता है। करंट डेफिसिट अकाउंट जो है वो भी आपका प्रभावित होगा, और जो डेवलपमेंट के आपके प्रोजेक्ट हैं वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जब बढ़ेगी तो सरकार पर भी क्या आएगा, इनका प्रभाव आएगा। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो सरकार का एक उद्देश्य होता है एक्साइज ड्यूटी या सेंट्रल जो कर होते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इनको कम करने के पीछे वो क्या होता है कि कीमतों को नियंत्रित किया जाए। नहीं तो सरकार पर क्या आरोप लगते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही
रही है और सरकार को नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन जब सरकार के पास टैक्स पहुंचेगा ही नहीं तो वो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के वो भी बड़े स्तर पर प्रभावित होंगे। अब सरकार ने क्या किया, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। लेकिन कितने करोड़ का नुकसान हुआ? 8,700 करोड़ का। अब इन्हीं जो राजस्व है इसको सरकार किसमें उपयोग करती? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। तो इस वजह से अब सरकार के पास जब इतना राजस्व कम आएगा तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी क्या होंगे? हमारे प्रभावित होंगे। मतलब जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ओके, जैसे सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं तो उन योजनाओं पर भी क्या होगा? बजट कम मिलेगा और उससे क्या होगा? आम लोग जो हैं जिन्हें इन योजनाओं का लाभ मिल रहा था वो इन योजनाओं के लाभ से वंचित होंगे। संघवाद से संबंधित प्रमुख मुद्दे। यहाँ पर एक संघवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का बंटवारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो व्यवस्था है, मतलब जीएसटी काउंसिलिंग की जो बैठक होगी उसमें ये मुद्दा उठेगा कि ये जो टैक्स है इसका प्रॉपर बंटवारा होना चाहिए। और जीएसटी काउंसिलिंग के पास पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चा तेल को भी शामिल करने की डिमांड की जाएगी। केंद्र डिमांड करेगा लेकिन राज्य नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यों का एक बड़ा भाग जो राजस्व प्राप्ति है वो इन्हीं उत्पादों से आता है, पेट्रोलियम उत्पाद और अल्कोहल। ओके, और यहाँ पर हम देखें अगर सभी राज्यों के साथ सहयोग जो है वो भी केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जहां पर केंद्र में जो सरकार है और वही सरकार राज्यों में है तो यहाँ पर समन्वय में दिक्कत नहीं आती है, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे आप महाराष्ट्र की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ केंद्र और राज्यों में समन्वय एक चुनौती बना हुआ है। समाधान क्या होगा इनका? संघवाद को अपनाना, राज्यों को साथ लेकर राज्यों की परिस्थितियों को समझकर केंद्र सरकार उनके साथ समन्वय करे और उन्हें अपने साथ लेकर चले। तो संघवाद को बढ़ावा देना होगा। विवेकपूर्ण कर पर राष्ट्रीय सहमति बनाना, मतलब कर ऐसे होना चाहिए, करों का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बने। सभी राज्यों को केंद्र के साथ सहमति इन पर बनानी होगी। तो जीएसटी काउंसिलिंग जब भी होगी मीटिंग, उसमें इस पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, सरकार को ये बढ़ाना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च 2022 में यूएसए और भारत के द्वारा अपने जो पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतें हैं इसे कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से क्या किया गया था? पेट्रोल को रिलीज किया गया था मार्केट में, जिससे क्या हुई थी? कुछ समय के लिए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं इनमें कमी आई थी। लेकिन अगर हम मार्च की बात देखें तो इसमें मार्च में एक हफ्ते के अंदर ही 12 रुपए बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल पर, 10 रुपए की वृद्धि हुई। तो अब दोबारा इसको कंट्रोल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब अगर रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का स्टॉक भारत बढ़ाएगा तो कोई भी परिस्थिति हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरीके की अस्थिरता हो, युद्ध हो, तो उसका प्रभाव देश में पेट्रोल की कीमतों या डीजल की कीमतों पर ना पड़े। तो हमें ऐसा कुछ और ज्यादा रिजर्व को बढ़ावा देना होगा। नवीकरणीय और अन्य बायो ऊर्जा विकल्पों को अपनाना, ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा के जो विकल्प है उनकी ओर बढ़ना, जिससे हमारी जो जरूरतें हैं पेट्रोल और डीजल पर इनको कम किया जा सके, जिसमें देश में अस्थिरता या जो बढ़ती कीमतें हैं उनको कुछ हद तक हम नियंत्रित कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी टॉपिक पे आधारित आपके लिए एक क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना निम्न में से किस सम्मेलन के तहत की गई थी? ये रहे आपके ऑप्शन। और इस टॉपिक को मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उसका आंसर जरूर यहाँ पर कर पाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर लास्ट वीडियो में था। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो भी कोई सही आंसर देगा उसे हम लाइक कर देंगे, जिससे आप सभी लोग समझ जाइएगा कि राइट आंसर क्या है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।